हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड वीडियो सॉलिड स्टेट का यहाँ पे अपन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो अपन ने स्टडी की थी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स की स्टडी की थी। दो टाइप्स के सॉलिड अपन ने स्टडी किए थे, वो था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। उन सॉलिड्स में से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको फर्दर यहाँ पे अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये भी 4 टाइप्स में यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। 4 टाइप्स में इसे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फर्दर यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, और इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं नॉन पोलर सॉलिड का। नॉन पोलर सॉलिड वो सॉलिड जिन पे कोई पोलरिटी ना हो। पोलरिटी कैसे नहीं होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे कोई पोलरिटी नहीं हो वैसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉलिड। जनरली H और H से जो मिलके बनते हैं, जनरली H2, Cl और Cl से जो मिलके बनते हैं Cl2, इन पे कोई पोलरिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। वो इसलिए H और H जो है इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा। यहाँ भी दोनों Cl होने की वजह से, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, इसलिए इन्हें नॉन पोलर बोलते हैं। और सॉलिड स्टेट में इनको सॉलिड बोल दिया जाता है। तो नॉन पोलर सॉलिड समझ में आए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट, जो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर बात करूं, तो ये जनरली इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोलर सॉलिड की अगर अपन बात करें तो पोलर सॉलिड जो होंगे यहाँ पे, पोलर सॉलिड ऐसे सॉलिड जिन पे पोलरिटी हो। पोलरिटी होगी तो उन्हें पोलर सॉलिड बोल दिया जाएगा। जनरली अपन बात करते हैं HCl की, और बात करते हैं NH3 की, और एक्सेट्रा भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। HCl, आप जानते हैं Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसे पोलर बोल दिया जाता है, और सॉलिड स्टेट में से सॉलिड बोल देते हैं, इसलिए इसे पोलर सॉलिड बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर अपन इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की अगर अपन बात करें, तो ये भी इंसुलेटर ही होते हैं। बट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जनरली इंसुलेटर होते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की बात करें तो ऐसे सॉलिड जिनमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। जनरली वाटर की अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात लें तो एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डेड से जुड़ा हुआ रहता है, और सॉलिड स्टेट में इसे आइस बोला जाता है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और जनरली ये भी इंसुलेटर होते हैं। बट अगर आप नॉर्मल वे में अगर अपन बात करें तो इन्हें बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आयनिक सॉलिड की यहाँ पे बात करें तो आयनिक सॉलिड वो सॉलिड, नाम से पता लग रहा है, जो आयन से मिलके बने हुए होते हैं। ये 11th क्लास में भी अपन स्टडी कर चुके हैं। यहाँ देखें आप, Na+ एंड Cl-, Na+ और Cl- से जो मिलके बनता है वो क्या बनता है? NaCl। ऐसे ही Zn+2 एंड S-2 से मिलके क्या बनता है? ZnS। तो ये जो आपका सॉल्ट है ये हार्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। जिंक सल्फाइड जो होता है ये भी हार्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इन्हें आयोनिक सॉलिड बोला जाता है। जनरली ये भी इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं ये भी इंसुलेटर ही होते हैं। बट आप जानते होंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाए NaCl का या ZnS का, तो एक्वस सॉल्यूशन NaCl या ZnS का अगर अपन यहाँ पे बनाए तो NaCl क्या होगा? Na+ और Cl- में डिसोल्व हो जाएगा। ऐसे के ऐसे ही ZnS भी Zn+2 और S-2 में डिसोल्व हो जाएगा। NaCl की बात करें, फर्दर डिसोल्व करेंगे तो Na+ Cl- आयन मिलेंगे, Zn+2 S-2 मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्शन देते हैं। कंडक्टिविटी होती है इनकी बहुत अच्छी, इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होंगे? ये कंडक्टर होंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे मेटालिक सॉलिड। मेटल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। जनरली जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। आयरन बोल दीजिए, कॉपर बोल दीजिए, एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे आयरन है, कॉपर है, एयू है, एजी है, ये सब इसके एग्जाम्पल एक्सेट्रा। काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में यहाँ पे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सॉलिड स्टेट में यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आप जानते होंगे मेटल सॉलिड जो होते हैं कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं ये मेटालिक सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड वो सॉलिड जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिनमें एक एटम दूसरे एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, उन्हें कोवेलेंट सॉलिड बोला जाता है। जनरली इसके एग्जांपल की बात करें तो ग्रेफाइट हो गया, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपस में, कार्बन कार्बन के बीच में। डायमंड हो गया, इनमें भी जो है आपस में कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये जो जनरली जो है कोवेलेंट सॉलिड कुछ इस तरह से होते हैं कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और जनरली जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ये भी इंसुलेटर ही होते हैं। बट यहाँ पे अगर अपन बात करें डायमंड की, तो डायमंड तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है, क्या मतलब ये इंसुलेटर की तरफ काम करता है। बाकी ग्रेफाइट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है। एक्चुअली इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से, वो अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ग्रेफाइट का कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर। एक्चुअली कोवेलेंट सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, बट ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, ये आपका क्लासिफिकेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे जो अपना सिलेबस उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। अपन फर्दर यहाँ पे चैप्टर में आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस जो है यहाँ पे आपका क्रिस्टल लैटिस मतलब एक स्ट्रक्चर होती है ये, वो क्या है उसको अभी समझते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका 3D के अंदर में कुछ 3D में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसे ही क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल की, जैसे अभी मैं समझाऊंगा यहाँ बना करके, आप देखें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D, पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इसको मैं एक बार बना के बताता हूँ, तब आपको डेफिनेशन शायद ये भी समझ में आए। देखो लेटस अज्यूम, मैंने बात की, लेटस अज्यूम ये जो है सर्कल्स ये कुछ इस तरह से हैं। देन दूसरे सर्कल्स जो हैं, मान लीजिए ए टाइप की लेयर है कुछ इस तरह से, बी टाइप की जो लेयर है इन दोनों के सेंटर में है, ये बी टाइप की लेयर है जो इनके सेंटर्स में है। फिर वापस जो ए टाइप की लेयर है वो खुद को रिपीट कर रही है। फिर ये बी टाइप की लेयर जो है खुद को रिपीट कर रही है, ठीक है। फिर से ये ए टाइप की लेयर खुद को क्या कर रही है, यहाँ पे रिपीट कुछ इस तरह से कर रही है। तो एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पे पार्टिकल्स का, इसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं यहाँ पे। और क्रिस्टल लैटिस की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर अपन यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें, ए लेयर के, ए और ए लेयर के पॉइंट्स, ए और ये ए लेयर्स के जो पॉइंट्स हैं, ये ए लेयर है, ए लेयर के पॉइंट्स को मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही जो बी लेयर के पॉइंट्स हैं, इन्हें आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। इन पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे अटैच कर दें एक दूसरे, तो स्क्वायर मिलेगा आपको, 3D शेप मिलेगी। देखें आपको एक 3D स्ट्रक्चर मिला। मतलब पार्टिकल्स का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है कि वहाँ पे जब उन्हें आप ज्वाइन करें तो आपको एक 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल हो रहा है। देन इन पॉइंट्स को आप फर्दर ज्वाइन करें कुछ इस तरह से, ये देखें आप। देन इसके बाद ये पार्टिकल्स को यहां पे आप इस तरह से ज्वाइन करें, देख।
तो इस तरह से आपको रेगुलर 3D अरेंजमेंट मिलेगा। इसके बाद जो अपन पार्ट पढ़ने वाले हैं, आप इस डेफिनेशन को अब इससे समझें। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट जो हो रहा है 3D में इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। इसे ही क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब जो मैटर होता है जो आपके हाथ में है उसे ही क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं एक यूनिट, ये जो एक क्यूब है, ये जो क्यूब है, ये जो एक क्यूब है, आप देखें पूरे स्ट्रक्चर में ये क्यूब खुद को रिपीट कर रहा है। एक क्यूब यहाँ है तो एक क्यूब यहाँ होगा, एक क्यूब यहाँ होगा, एक क्यूब आगे भी होगा। ये क्यूब खुद को पूरे 3D स्ट्रक्चर में रिपीट करेगा। इस सिंगल क्यूब को यूनिट सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल। और यूनिट सेल बोलने के साथ साथ ही ये जो एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, सिंगल पॉइंट, क्या बोला था? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D। ये जो पैक पार्टिकल है इसे लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर जो खुद को 3D में कंटिन्यू रिपीट कर रहा है इसे यूनिट सेल बोलते हैं। तो आगे अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेल। नेक्स्ट यहाँ पे जो यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल क्या होता है? यहाँ पे सिंगल यूनिट विच इज रिपीटेड इन 3D इटसेल्फ। मतलब जो एक सिंगल यूनिट है जो खुद को 3D में रिपीट करे जा रही है और एक 3D स्ट्रक्चर बना रही है, उसे ही यूनिट सेल कहा जाता है। देन अगेन इट इज ऑल्सो ऑफ 4 टाइप। ये भी अपने पास यहाँ पे 4 टाइप्स की अवेलेबल है यूनिट सेल भी, जिनसे सॉलिड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स की है, इसमें पहला है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे BCCB बोलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे FCCB बोलते हैं। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे ECCB बोलते हैं। ये कैसे बनाना है, क्या करना है, आप क्या करें? सबसे पहले मैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए अपन सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करें? सिंपल एक स्क्वायर बनाएं। स्क्वायर बना के आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ रहे हैं तो राइट हैंड और टॉप साइड से भी आप 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ें। और इस तरह से जितना गैप आपने ऊपर से नीचे लिया है इतना ही गैप राइट से लेफ्ट का रहें आप। और देन इस तरह से यहाँ पे एक स्क्वायर और इसके ऊपर ड्रॉ कर लें। देन आप क्या करें? इन कॉर्नर्स को ज्वाइन करें इस तरह से। तो आप इस तरह से ये क्यूब बना पाएंगे, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सब में क्यूबिक आ रहा है, तो क्यूब तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ किए। ये बनाना आप शायद सीख गए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? आप क्या करें? जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है ओनली ऑन कॉर्नर्स पे ही होता है। एटम्स का जो अरेंजमेंट है ओनली कॉर्नर्स पे होगा। जो 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के उसी पे ही अरेंजमेंट होता है। एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं ओनली ऑन कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है यहाँ पे एटम जो कॉर्नर्स है यहाँ पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में बॉडी सेंटर मतलब ये जो क्यूब है, ये जो आप मान लीजिए आपका जो घर है, आपका जो होम है जहां आप रहते हैं, इस होम के बिल्कुल सेंटर में लेट अस अज्यूम आपने कोई झूमर टांग रखा है या कोई बैलून बीच में रख रखा है, कुछ भी XYZ कुछ भी थिंग बिल्कुल जो सेंटर में होती है उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये मान लीजिए आपका होम है, इसके बिल्कुल सेंटर्ड में अगर कोई एटम प्रेजेंट है इस तरह से, तो ये जो एटम है बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में सेंटर पे भी एटम होगा। नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो अगेन एटम्स होंगे ही, बट साथ के साथ जो एटम्स होंगे वो फेस पे होंगे, फेस सेंटर्ड। ये बॉडी सेंटर्ड था तो बॉडी के सेंटर्ड में रखा है एटम, फेस सेंटर्ड फेस के सेंटर्ड में एटम होगा। कॉर्नर्स पे तो है ही सही, फेस के सेंटर्ड। ये इसकी फेस है, ऊपर वाली फेस, टॉप फेस। आपका जो मकान होता है, आपका जो रूम है जहां आप रह रहे हैं अभी, उस रूम का टॉप का पार्ट, बॉटम का पार्ट एक फेज है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड का साइड एक फेज है, आपके सामने का और आपके पीछे वाला जो साइड है वो एक फेज है। तो ये जो फेस है, इस फेस पे लेट अस अज्यूम एक एटम है, तो इसके जस्ट नीचे वाली फेस पे भी एक एटम यहाँ पे सेंटर्ड में रखेंगे। इस फेस के सेंटर्ड में एटम रखेंगे,
और ये वाली जो फेस है इसके सेंटर्ड में एटम रखेंगे, ये जो पीछे वाली फेस है इसके सेंटर्ड में एटम रखेंगे। एक्चुअली वो मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सेंटर्ड में आ गया इसलिए। और ये जो वाली फेस है इसके सेंटर्ड में एटम रखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये आगे पीछे हैं, ये ऊपर नीचे हैं और ये दाएं बाएं है। इस तरह से आपको 3D में, आई थिंक आर यू एज्यूमिंग इन 3D। नेक्स्ट यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड मतलब कॉर्नर्स पे तो आपको एटम बनाने ही बनाने हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखें आप, फेस जो कॉर्नर से यहाँ तो एटम बनाने ही हैं आपको। इस तरह से मैंने एटम को यहाँ ड्रॉ किया है। तो एंड फेस सेंटर्ड, कोई सी भी दो फेस पे एटम हो सकते हैं। कहने का मतलब या तो एटम इस फेस पे या इस फेस पे होंगे, या इस फेस या इस फेस पे होंगे, या पीछे वाली आगे वाली पे। कहने का मतलब है आपका होम है, अगर आप उसे कंसीडर कर रहे हैं क्यूब यहाँ पे, तो या तो टॉप पे एटम होगा तो एक नीचे एटम होगा, राइट हैंड साइड पे अगर एटम है तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, अगर आपके फ्रंट में एटम है तो बैक साइड में भी एक एटम होगा, और वो सेंटर्ड में होगा। इसलिए एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। केवल दो ही साइड एटम होंगे, ओनली दो ही साइड में, केवल टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप इसे इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये देखिए आप, ये बॉटम पोजीशन पे एटम है और ये इसके ओनली टॉप पोजीशन पे एटम है। ये इस तरह से यूनिट सेल को यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं और समझते हैं यूनिट सेल किस तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है और कैसी कैसी होती है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।